मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शायद एप्लीकेशन ऑफ गोज थ्योरम का एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गोज थ्योरम ड्यू टू ए होलो स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, या और ए स्फेरिकल सेल। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग होलो स्फीयर और स्फेरिकल सेल भी आप कह सकते हैं, स्फेरिकल सेल भी आप कह सकते हैं। तो देखिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। काफी इजी आसान सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी एक स्फीयर ले रहे हो, आपने ये कहा कि ये एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, आपने ये कहा ये सेंटर है, स्फेरिकल सेल है मतलब ये अंदर से खाली है। अगर मान लीजिए आप इसके ऊपर चार्ज देना चाहते हैं तो इसके अंदर तो जाएगा नहीं, चार्ज तो इसके सरफेस पर फैल जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके सरफेस पर चार्ज शो करके बता दिया आपसे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हमने इस चार्ज को, जो भी चार्ज दिया था उसको हमने इसके सरफेस पर शो करके दिखा दिया। अब देखो मैं कहता हूं कि इसकी रेडियस जो है बेटा वो कैपिटल आर है, ठीक है, और चार्ज डेंसिटी को बेटा मैं सिग्मा बता देता हूं। लिख देते हैं सिग्मा भी चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? अब एक बात ध्यान से देखिए, अब आपसे ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करके दिखाइए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ फाइंड आउट करें, कौन से पॉइंट पर फाइंड आउट करें। तो हमारे पास तीन अलग अलग पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट आता है इनसाइड द स्फेरिकल सेल, एक पॉइंट आता है ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, एक पॉइंट आता है आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक पी पॉइंट यहां ले लेता हूं बेटा, पी पॉइंट हमने इनसाइड द स्फेरिकल सेल ले लिया, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया? गॉसियन सरफेस। और यहां रेडियस लिखेंगे स्मॉल आर, ठीक है। फर्स्ट वी टेक पी पॉइंट inside the spherical cell, R is less than capital R। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। जो ये R है ये कैपिटल R से छोटा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू गोज थ्योरम, और ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, E डॉट ds ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अंदर खाली है, हमें पता है क्यू एनक्लोज्ड की बात करें तो ये तो जीरो है, क्योंकि इनसाइड अगर हम देखें तो चार्ज गया ही नहीं। इनसाइड तो कोई चार्ज है ही नहीं, वो तो सरफेस पर है। और जहां गॉसियन सरफेस बनाया वहां उसके अंदर कोई चार्ज था ही नहीं, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, तो उसके अंदर चार्ज एंट्री ही नहीं कर पा रहा है। और अगर चार्ज नहीं है तो हम क्या कहेंगे बेटा, Q इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। अगर Q इनसाइड जीरो है देन E इनसाइड इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख दिया जाए बेटा, जीरो। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ही नहीं, क्योंकि आप इसका सॉल्यूशन भी करेंगे तो यहां जीरो हो गया तो कंप्लीट जीरो। आगे तो हम E डॉट ds, अगर डॉट प्रोडक्ट को लें E ds कोस थीटा फाइनली हम निकाले भी तो कोई मतलब नहीं है, और हमने सीधा लिख दिया E इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका पॉइंट सेंटर पर है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, अगर आपका पॉइंट यहां है तो भी जीरो है, अगर आपका पॉइंट यहां है तो भी जीरो है। तो देखिए बेटा मैं साथ साथ एक ग्राफ बना देता हूं। क्या देखिए, ये ग्राफ होगा बेटा R और E के साथ। क्या मैंने लिख दिया, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप एक बात बताइए कि यहां से यहां इस सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है? जीरो। मैंने इस लाइन को डार्क लाइन कर दिया बेटा,
इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, डार्क, और मैंने यहां लिख दिया E inside इज इक्वल टू 0। E inside इज इक्वल टू 0। मेरी बात समझ आ गई? पॉइंट क्लियर है? तो यहां देखिए, एक मिनट में देखता हूं ग्राफ आ भी रहा है कि नहीं पूरा बोर्ड पे। हाँ, आ रहा है। देखिए E inside इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 0। तो हमारा ग्राफ इसी लाइन पे आ गया। आपका पॉइंट चाहिए यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं पर भी हो, अंदर सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सेकेंड पॉइंट, वी टेक P point on surface of spherical cell। इसका मतलब अगर सरफेस पर लिया जाए तो पॉइंट यहां ले ले। हमने क्या कहा बेटा, गॉसियन सरफेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया वेक्टर ds, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम पॉजिटिव, ई सरफेस, थीटा इज इक्वल टू 0। सारे पॉइंट मैंने यही लिख दिए। अब फिर वही बात, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या लिखेंगे बेटा, ई डॉट ds ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताओ, यहां सरफेस की बात चल रही है, तो ये क्या है, ई सरफेस। Q एनक्लोज का मतलब Q जो भी है Q एनक्लोज लिख दिया है। अब एक बात बताओ, सरफेस क्या गई तो पूरा का पूरा चार्ज तो सरफेस पर है, तो हमने इस पर मान लीजिए Q चार्ज दिया था, तो Q का Q ही लिख दिया जाए। E अगर डॉट प्रोडक्ट खोला जाए तो E सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds और कोस 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 तो हमने यहां बता रखा है, थीटा क्या है हमारे पास 0 है, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप एक बात बताओ, अगर इंटीग्रेशन खोलें ds इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि जो स्मॉल एरिया लिया था वो आपने सरफेस पर लिया था, और सरफेस पर लिया तो जो एरिया होगा वो तो पूरे स्फीयर का आना चाहिए, और वो क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस हमने कैपिटल आर दिखा रखी है। अब ध्यान से देखो, E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमने क्या कहा बेटा, इसको मैं सरफेस लिखूंगा बेटा। अब E सरफेस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बेटा 4 पाई को आगे लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मान लीजिए Q है हमारे पास, जो दे दिया वो दे दिया, चार्ज है, कांस्टेंट है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और R भी कांस्टेंट है। आप ये कहोगे सर हम तो पॉइंट बदलेंगे, आप यहां से यहां बदल दोगे तो भी रेडियस तो कैपिटल आर ही रहनी है। आप यहां बदल दोगे क्योंकि आपने पॉइंट सरफेस पर लेना है, तो सरफेस पर ही तो पॉइंट बदलोगे। कितने भी पॉइंट ले लो, किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस देखोगे हमेशा कैपिटल आर रहेगी, मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। समझ आ गया होगा। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो हमने कहा सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैंने लिख दी ई सरफेस KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। मतलब यहां भी अगर आप डॉट डॉट लाइन करके शो करोगे, मेरी बात ध्यान से समझना, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वाई एक्सिस में ले रहे थे ना बेटा, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, ये है ई सरफेस, आप यहां लिख सकते हो KQ अपॉन आर स्क्वायर, और ये मैक्सिमम होगी बेटा, ये भी मैं आपको बता देता हूं, यहां तक सभी को समझ आ जाना चाहिए। अब अगला पॉइंट आता है, अब अगला पॉइंट आएगा। अगला पॉइंट क्या आएगा, P पॉइंट टेक आउटसाइड। P पॉइंट को आप आउटसाइड ले लो बेटा, आउटसाइड लेना होगा तो क्या करेंगे, फिर दोबारा से गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना ही पड़ेगा भाई। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं, गॉसियन सरफेस तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं यहां से साफ कर रहा हूं बेटा, क्योंकि आगे थर्ड पॉइंट समझाना है आपको।
अब देखिए थर्ड पॉइंट हम क्या कहेंगे बेटा, आउटसाइड द स्फीयर। पॉइंट को आपने आउटसाइड द स्फेरिकल सेल ले रखा है, आपने पी पॉइंट यहां ले लिया और इस डिस्टेंस को आपने स्मॉल आर बोला और यहां लिख दिया स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, कह दिया भाई। अब देखो बेटा ध्यान से, एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा, एरिया वेक्टर अवे फ्रॉम पॉजिटिव डीएस एंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो करोगे तो ई दी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव, ठीक है। वही गॉस थ्योरम, ई डॉट डीएस ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा अगर हम बात करें डॉट प्रोडक्ट थीटा क्या है, जीरो, दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्या लिखेंगे, ई डीएस कोस जीरो ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम देखेंगे कि जो आपने ये एनक्लोज किया है इसके अंदर तो जो चार्ज है वो केवल इसके सरफेस पर ही गिवन है, और कहीं तो चार्ज गिवन ही नहीं है भाई, ठीक है ना, केवल सरफेस पर है और इसके बाहर भी नहीं है, कहीं और है ही नहीं, तो क्यू ही रहेगा। अब देखो बेटा कोस 01 ई बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। बेटा आप ये देखो कि आपने सेगमेंट कहाँ काटा है, सेगमेंट तो आपने यहाँ काटा है तो इसका एरिया आएगा, इसका मतलब आप क्या कहोगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इज इक्वल टू 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है। अब हमने क्या कहा बेटा, ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught into small r। और ये तो आउटसाइड की बात कर रहे थे बेटा, तो E आउटसाइड लिख देते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, E आउटसाइड। अब आप ये कहोगे कि ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, मतलब आप ये कह सकते हो E आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब आप ये कहोगे सर ये आर भी नहीं बदल सकता, भाई ये बदल सकता है। अगर आपने पी पॉइंट यहां लिया तो आर अलग होगा, पी पॉइंट यहां लिया तो आर डिफरेंट होगा, हर पॉइंट के लिए आर क्या हो जाएगा, डिफरेंट। सरफेस के लिए तो मजबूरी थी कि सरफेस पर ही रखना है और आर कांस्टेंट रहेगा, पर यहां मजबूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है कि आप इसी गॉसियन सरफेस पर ही पी पॉइंट बनाओ, आप यहाँ बना सकते थे, यहाँ बना सकते थे, कहीं भी बना सकते हो। और आउटसाइड के लिए जब आपने पॉइंट देख ही लिया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो इनवर्सली का ग्राफ तो हमने आपसे समझाया हुआ है, हाइपरबोलिक आता है, यहाँ लिख दीजिए ई आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये पॉइंट जो होगा आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये होगा आर इज लेस देन आर, ये पॉइंट हो जाएगा आर इज ग्रेटर देन आर। समझ आ गया। तो जितने भी पॉइंट लिखने चाहिए थे हमने ग्राफ में भी बहुत अच्छे से शो करके दिखा दिया, जो स्फेरिकल सेल था उसी के साथ साथ हमने ग्राफ को शो करके दिखाया। मेरे हिसाब से ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप एक स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो इसका एक स्नैपशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डिफरेंट होता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग इसी तरह का कोई स्फीयर ले और निकालें तो मैं आपको बता दूं कि एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसमें ये कहता है कि मान लीजिए हम कोई एटम ले लेते हैं, मान लीजिए हम कोई क्या ले लेते हैं बेटा, एटम, और उसकी जो चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो बता रखी है वो मान लीजिए हम रो ले लेते हैं, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके दिखाइए एटम। अब आपने क्या किया बेटा, सबसे पहले तो बनाया एक न्यूक्लियस। अब मान लीजिए हम एटम की बात करें तो क्या लिखते हैं, ZXA, ऐसे ही लिखते हैं, और ये क्या है आपके पास, एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कहां होते हैं बेटा? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? ऑर्बिटल में। ये हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर था जो एटम का स्ट्रक्चर शो कर रहा है। मेरी बात समझ गए? अब एक बात देखो, हमने मान लीजिए ये कहा कि ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर तो केवल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, पर प्रोटॉन पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब उसके बाद मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये कंप्लीट इतना बड़ा एक एटम है, ठीक है। अगर ये एटम है तो इसके अंदर ऑर्बिट बनाएंगे, 1 2 इस तरह के बहुत सारे ऑर्बिट बनाएंगे। ऑर्बिट में कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यूं हम शो करके दिखाएंगे। मेरी बात समझ गए? सेल बनाते हैं 2 8 8 18 18 32 इस तरह से शो करते हो, तो मैं केवल इलेक्ट्रॉन शो करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ऑर्बिट के अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर शो करके दिखा दिए। ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं बहुत अच्छे से एक स्ट्रक्चर में बनाना चाहूं, ऑर्बिट हटा दूं, बिना ऑर्बिट के बनाना चाहूं, तो किस तरह का स्ट्रक्चर आएगा? तो एक बार ध्यान से देखिए, एक साफ सा डायग्राम बन जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। सीधा सीधा मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने इन इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके फैला दिया यूं। ये कंप्लीट कोई कहीं किसी ऑर्बिट में है, कोई किसी ऑर्बिट में है। अगर मैं यूं डायरेक्ट बनाता ना तो आप ये कहते कि सर इस तरह की तो एटम की शेप हमने कहीं पढ़ी नहीं है, वो तो ऑर्बिट में होते हैं। पर जब मैं ऑर्बिट में शो कर रहा था तो इसी तरह की शेप आपको नजर आ गई थी, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है 2। हमने कहा कि ये जो रेडियस है ये कैपिटल आर है, एटम की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब मैं आपको बता देता हूं एक बात और, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल देन एटम। एटम का जो साइज होता है ना उसके रेस्पेक्ट में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। चलो ये एक छोटे छोटे पॉइंट थे जो इस क्वेश्चन में आपको आने चाहिए। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी। इस एटम के स्ट्रक्चर की अगर उसकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी रो है तो ये आपके पास है चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट P पॉइंट इनसाइड द एटम। सबसे पहला पॉइंट तो हम क्या कह रहे हैं कि P पॉइंट को इनसाइड ले लेते हैं। आपने कहा कि P पॉइंट को यहां ले लिया जाए। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो हमें पता है कि डॉट डॉट लाइन से ड्रॉ करना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए? गॉसियन सरफेस डॉट डॉट लाइन से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बेटा ध्यान से, हम क्या करेंगे, एरिया वेक्टर शो करेंगे यहां से, एंड ds इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो करेंगे, E इनसाइड थीटा इज इक्वल टू 0 बताएंगे और इस डिस्टेंस को r बता देते हैं। इनसाइड ले रहे हैं तो r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब जो ओरिजिनल इसकी रेडियस है उससे छोटा है, तो E इनसाइड हो गया। अब फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था, E डॉट ds ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू E एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अगर हम इसको देखें E ds cos 0 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं Q डैश से लिख देता हूं। पता है क्यों? क्योंकि जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है इसके अंदर चार्ज को मैं Q डैश मान लेता हूं और यहां लिख देते हैं चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस
ये गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है। क्या मेरी बात समझ आ गई आपको? जो गॉसियन सरफेस हमने लिया हुआ है ये उसके अंदर का चार्ज है। मेरी बात समझ आ गई? अब उसके बाद देखिए, अगर ये इसके अंदर का चार्ज है तो इसके अंदर कितना चार्ज है वो निकालना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, अगर हम Q डैश की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस चार्ज प्लस उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये सारा का सारा आपने इंक्लूड करना है। अब एक बात ध्यान से देखिए भाई, अगर हम Q डैश निकालें तो न्यूक्लियस पर चार्ज होगा, प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर लिखा था, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, पर न्यूक्लियस तो पूरा का पूरा इसके अंदर है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, Z मल्टीप्लाई बाई E, ये होगा पॉजिटिव प्लस। अब आगे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी निकाल दो बेटा। चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पूरे न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q मान लेता हूं, और Q को मैं शायद -ZE/4/3πr³ लिख दूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर -E और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, Z लिखा हुआ, तो -Z/E हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या इसके ये जो गॉसियन सरफेस बनाया इसके अंदर भी, इसके अंदर तो मैंने Q डैश मान लिया, तो उसको क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू Q डैश अपॉन 4/3π, और यार रेडियस अलग है, रेडियस कम हो गई तो 4/3πr³ ऐसे लिख दो, और इन दोनों को कंपेयर कर दो। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा बेटा, यहाँ का जो चार्ज है, इसके अंदर का जो टोटल चार्ज है, इन दोनों को कंपेयर करने से, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात कर रहे हैं बेटा, Q डैश नहीं, Q इलेक्ट्रॉनिक, QE की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज आ जाएगा बेटा, QE। इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो -ZE/4/3πr³, ये रो था, QE मल्टीप्लाई बाई 4/3πr³, 4/3π कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास बेटा, -ZE/r³ अपॉन कैपिटल R। देख लो, -ZE/r³ अपॉन कैपिटल R, ये आ गया हमारे पास Q डैश। इस Q डैश को यहां पुट कर देंगे, cos 01 इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखो ZE कॉमन आ रहा है, ZE कॉमन लिया, 1 -r³ अपॉन कैपिटल R³ अपॉन एप्सिलॉन। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ds आपसे बता रखा है 4πr² होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ds बता रखा है 4πr²। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, E इज इक्वल टू, सीधा लिख देता हूं, 1 -r³ अपॉन कैपिटल R³ अपॉन 4πr² इंटू एप्सिलॉन। ये हमारे पास E इनसाइड आ गया, ये एटम के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कि अगर आप इनसाइड कोई यहां लेते हो, कहीं पर भी ले लेते हो, तो E इनसाइड क्या होगा एटम के अंदर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां आती है, चार्ज निकालने में आती है, कि चार्ज को कैसे निकाला जाए। दूसरी बात, आप ये कह रहे हो कि ये सोच रहे हो कि सर ये चार्ज डेंसिटी ले रखी है, तो इसमें इंक्लूड तो न्यूक्लियस है, तो मैंने पहले ही लिख दिया, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है उसके कंपैरिजन में। मेरी बात समझ गए? तो ये इतना छोटा साइज है, मैंने दिखा बड़ा रखा है, पर ये और भी छोटा साइज है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि बहुत छोटे साइज में पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, बचे हुए में तो इलेक्ट्रॉन ही फैले हुए हैं, इसलिए हमने केवल इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज डेंसिटी का यूज किया है। तो इसका एक स्नैपशॉट ले लो, समझ आ गया होगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है बेटा, P पॉइंट एट सरफेस एंड आउटसाइड। P point at surface
तो बेटा वही ई डॉट ds लगाओगे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये q एनक्लोज लेते हो बेटा। आपने सरफेस पर मान लो यहाँ पॉइंट ले लिया, तो सरफेस तक तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। मतलब अगर हम q एनक्लोज निकालना चाहें तो माइनस ZE प्लस ZE क्या आ गया आपके पास, 0, क्योंकि सरफेस का मतलब है पूरा एटम आ गया, और एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर बराबर होते हैं। तो हमने क्या कह दिया, Q एनक्लोज 0 है। इस केस में ई सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एटम का वो 0 होगा। इसी तरह ई आउटसाइड ले लेंगे, वो भी 0 आएगा, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट यहाँ लोगे तो फिर भी Q एनक्लोज 0 ही होना है। तो इनसाइड का ही मेन पॉइंट था जो समझने वाला था, ई सरफेस और ई आउटसाइड के लिए तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ये क्वेश्चन था जो इससे रिलेटेड था, एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप पहले तो इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़िए, और अगर कोई भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस करना, अगले लेक्चर में हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।